सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और भाई आज आपने एक ऐसी शख्सियत से मिलाओगे, दनोदा गांव की बेटी भाई, जिसने पूरे गांव में पहली बार स्कूल में जाने वाली लड़की। तो भाई क्योंकि आपने बेरा है कि पहले छोरी स्कूल में नहीं भेजी जाया करती, लेकिन जो पूरे दनोदा गांव में पहली बार स्कूल में जाने लगी, IAS जयवंती शोकंद, रिटायरमेंट है। राम राम मैम। राम राम। मैम, आप स्कूल में जाने वाली सबसे पहली लड़की थी जो दनोदा गांव में जाने लगी। हाँ ठीक है। तो उसके बाद जब आपने स्कूल में जाना शुरू करा तो उस टाइम पे तो क्या होया करता कि लड़कियों को स्कूल में भी नहीं भेजा करते। हाँ बिल्कुल सही है, नहीं भेजा करते। मैं अपने गांव दनोदा में स्कूल में जाने वाली पहली लड़की हूँ। तो इसके पीछे कोई विशेष कारण भी रहा है कि क्यों स्कूल में जाना मैंने शुरू किया। एक तो उन दिनों किसान परिवार में आपको पता है घर में अनेक किस्म के काम होते हैं। हो सकता है मैं घर के जैसे डोमेस्टिक वर्क में थोड़ा ढीली ही थी, मैं कह सकती हूँ। और ये भी कारण हो सकता है कि घर के बेइंतहा बेशुमार कामों से छुटकारा पाने के लिए स्कूल में जाना भी एक अच्छा काम हमें लगता था, थोड़ा सा रिलैक्सिंग लगता था। दूसरा, इसके पीछे एक ख़ास कारण कि क्यों स्कूल में मेरे पेरेंट्स ने मुझे भेजा, इसके पीछे एक ख़ास कारण है। मेरे मामा जी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में सिंगापुर में तैनात थे जी। तो 1942 के आसपास उन्होंने एक चिट्ठी लिखी मेरे पिताजी के नाम, जो गांव में आई, अंग्रेज़ी में थी वो। उस चिट्ठी को पढ़ने के लिए गांव में सिर्फ 2 ही व्यक्ति उस समय दनोदा गांव में उपलब्ध थे, एक स्कूल मास्टर और दूसरे एक फौजी भाई। तो जब वो चिट्ठी आई तो इतनी दिक्कत हुई, तो वो चिट्ठी को कैसे पढ़ा जाए कि क्या लिखा हुआ है। मेरी मदर उस चिट्ठी को देख के रोने लग गई, ये सोच के कि शायद भाई के ये मरे हुए की खबर है। क्योंकि पहले चिट्ठी का ज़माना था। हाँ चिट्ठी का ज़माना, फ़ोन वगैरह थे नहीं कि करके पूछ ले। हाँ और कुछ, और चिट्ठी आई भी सिंगापुर से थी। तो उस चिट्ठी को पढ़ने के लिए गांव में, जैसे मैंने बताया कि उस समय क्योंकि सिर्फ 2 ही व्यक्ति उपलब्ध थे, एक स्कूल मास्टर और दूसरा फौजी। तो पता लगाया कि वो फौजी भाई तो बोले कि पता कर लिया है, वो तो अभी 15 दिन पहले ही 2 महीने की छुट्टी काट के वापस चले गए और अगले साल आएंगे। और जो स्कूल में उन दिनों गर्मी की छुट्टियां थी तो स्कूल मास्टर जी भी उपलब्ध नहीं है, छुट्टी पर थे तो उपलब्ध नहीं है। तो मेरी मदर उस चिट्ठी को जेब में डाले हुए 1-1.5 महीने तक लगातार रोती रही और उनसे आसपास की औरतें पूछती कि क्या हो गया तेरे, क्या हो गया तेरे। तो सबको ये कहती कि मेरा भाई मर गया, चिट्ठी आई है। और चिट्ठी अंग्रेज़ी में कोई पढ़ ना सके। जब 1-1.5 महीने के बाद स्कूल खुला और मास्टर जी से वो चिट्ठी पढ़वाई जो अंग्रेज़ी में थी, तो उन्होंने बहुत ही आनंद की और बड़ी खुशी की बातें लिख रखी कि मैं यहाँ बहुत मौज से हूँ, सुबह उठ के सबसे पहले दांत ब्रश करता हूँ, उसके बाद बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट मिलता है और बहुत आनंद की नौकरी है, इत्यादि इत्यादि। और 1-2 साल के बाद जब घर आऊँगा तो आपसे मिलूँगा, इस तरह की खुशी की सारी बातें लिखी हुई थी। तो मेरी माँ की जान में जान आई। और तब के बाद मेरे पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया, भाई घर में चाहे लड़का है या लड़की, स्कूल में ज़रूर भेजेंगे सबको, जो पढ़ेगा ना पढ़ेगा वो उसकी किस्मत रही। कॉन्सिक्वेंटली उन्होंने मुझे भी स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। और मुझे स्कूल में जाना और पढ़ना इतना अच्छा इसलिए लगा कि घर के बेशुमार कामों से मुझे फुर्सत मिली। क्योंकि आपको पता है कि किसान परिवार में उस टाइम पे तो काम भी बड़ा ज़्यादा होया करता। हाँ, किसान परिवार में हर किस्म के काम जो है 4-5 साल के बच्चों से करवाना शुरू कर देते हैं कि भाई बिटोड़े पाथो और क्या कहते हैं, झाड़ू पोछा, ये इस तरह के वो करो। तो जब मैं स्कूल में जाने लगी तो मुझे इन कामों से फुर्सत मिल गई कि ना तो गोबर के हाथ लगाना पड़ा
और ना झाड़ू और वो रोटी, और यानी किसान परिवार में जो भी अनगिनत के काम होते हैं उन सब से मुझे छुट्टी मिल गई, तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगने लगा स्कूल में जाना। पेरेंट्स यूँ खुश कि पता है पेरेंट्स यूँ खुश है कि भाई ठीक है चलो वो पढ़ रहे हैं। तो मैं ये कहूँ, दूसरे शब्दों में ये कहूँगी कि मेरे पेरेंट्स ने हम सबको स्कूल में भेजने का चांस दिया। जो पढ़ा ना पढ़ा या जैसा भी पढ़ा, वो उस बच्चे की किस्मत, हार्ड वर्क या उसके अपने जो भी जो है वो मेहनत रही, लेकिन उन्होंने सभी को पढ़ने का चांस दिया। तो मैम कितने भाई बहन हो आप? हम जो हैं, मैंने आपको पहले शायद बताया नहीं है कि मेरी दो मदर, अनफॉर्चुनेटली दो मदर थी। तो ताऊ जी के गुजर जाने के बाद हमारी जो ताई, हमारी माँ ही हो गई, जिन्होंने बहुत प्यार दुलार हमें, बहुत ही इतना ज़्यादा प्यार दुलार दिया कि मैं 12वीं क्लास में हो गई थी तो मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं कौन सी माँ के पैदा हुई हूँ। इतना प्यार उन्होंने मुझे दिया। तो हम अपनी बाद में हमें पता लगा कि जिस रियल मदर से हम पैदा हुए हैं उनको हम सब काकी कहते हैं, सारे बच्चे। और जो हमारी बड़ी माँ, यानी जिसने फॉर्चुनेटली ताई होना था, अनफॉर्चुनेटली वो हमारी माँ हो गई, तो उसको हम सब, बड़ी को हम सारे बहन भाई, दोनों माँओं के बच्चे, उनको माँ और उनको काकी हम ऐसे कहते थे। तो हमारी माँ जिनसे हम पैदा हुए, उसको तो माँ सुनने की आदत ही नहीं पड़ी किसी से भी। जब उनको कोई माँ कह के संबोधित करता तो वो कहती ना, मन्ने को नहीं बोलता, वो किसी और ने कहे, वो काकी रही वो सबकी। यस। अच्छा मैम, जैसे और हम 4 बहन भाई जो हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एक मैं और 3 मेरे भाई वो पोस्ट ग्रेजुएट हुए, और एक 10वीं में फेल हो गए, तो वो अब गांव में जो है वो खेती करते हैं। बहन हमारी बड़ी, तो वो 3 साढ़े 3 जमात पढ़ी हुई है, हिंदी में चिट्ठी पत्री मतलब ऐसे वो लिख लेती हैं। बाकी ठीक ढंग से उनकी शादी हो गई तो वो ठीक लाइफ अपनी लीड कर रही हैं, बड़ी बहन। मैं बहनों में छोटी। तो मैम जैसे उस टाइम पे तो लड़कियों को स्कूल में भेजते नहीं थे, नहीं भेजते तो उस टाइम पे तो फिर लोगों ने ये भी कहा होगा कि लड़कियों को स्कूल में भेज रहे हो, क्यों भेज रहे हो? हाँ, ऐसा हुआ। स्कूल में जब मेरे पिताजी दाखिल करवाने के लिए गए स्कूल में, तो मास्टर जी ने कहा कि चौधरी साहब आप यूँ करो, गांव में किसी और को भी कहो कि वो अपनी बेटी को स्कूल में भेज दे, आपकी बेटी की कंपनी हो जाएगी, ये अकेली है, पता नहीं जी लगेगा नहीं लगेगा, लड़कों का स्कूल है। तो मेरे पिताजी ने एक आध से बात करी कि भाई लड़की को स्कूल में भेज दिया करो, जो मेरी हम उम्र लड़कियां थी। तो सारे नाट गए, बोले हम क्यों भेज दें तेरी लड़की की कंपनी के लिए, तू अपने वाली नठा देना पढ़न है, वो गोबर घेर लिया करेगी, हम क्यों भेजें स्कूल में। तो ऐसे तब भेजा नहीं किसी ने। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 1952-53 में दनोदा गांव के स्कूल में जाने वाली मैं पहली ही लड़की थी। और मुझे याद है मेरे पिताजी मुझे दाखिल करवा के आए तो मास्टर जी से बोले, मास्टर जी छोरियां ने भी दाखिल कर लिया करोगे? बोले कोई आवेगी तो दाखिल करांगे ना। हम बोले बड़ी खुशी से कर लेंगे। तो उस समय वो कहते हैं, मेरे पिताजी बताते कि वो मेरे भाइयों को दाखिल करवाने गए तो स्कूल में 1 रुपया तब दाखिले फीस ली थी, और मास्टर जी ने मुझे दाखिल किया। तो वो लड़की एडमिशन की समझो बोनी थी, तो बोले वो भी नहीं लिया मास्टर जी, बोले तेरा तो 1 रुपया भी नहीं लिया मास्टर जी ने, तो फ्री में दाखिला दे दिया। फ्री में दाखिला दे दिया। तो आपने गांव में जाना, स्कूल में जाना शुरू किया। उसके बाद जैसे मतलब स्कूल में क्लास में लड़के ही थे, लड़की हाँ, तो थी नहीं। हाँ, मैं लड़की भी थी। तो आप फिर कितने साल गांव के स्कूल में पढ़े, कौन सी क्लास तक? गांव के स्कूल में मैंने 5 जमात गांव के स्कूल में पढ़ी हैं, और मैं अकेली ही लड़की थी उस समय। तो पढ़ाई में मैं, जैसे मैं बता रही हूँ कि अच्छे नंबर आना मेरी मजबूरी समझ लो। अगर मैं फेल हो जाती तो कहते कि भाई बिटोड़े पाथो आ जाओ। तो
शुरू से ही पढ़ाई में मैं अव्वल रही और अच्छे मार्क्स मेरे आते रहे। मैम 5वीं क्लास तक आप गांव के स्कूल में पढ़े। हाँ। तो उससे आगे का सफ़र फिर? उससे आगे फिर जैसे मेरे बड़े भाई थे और बहन थी, बड़ी बहन थी, तो मेरे बड़े भाई की बहुत जल्दी जो है वो नौकरी लग गई थी। तो उन्होंने मतलब 10वीं पास करके ही उनकी बहुत जल्दी नौकरी लग गई। हम अपने बड़े भाई के पास, मेरे 2 भाई और मुझसे छोटे मैं, हम उनके पास मतलब रहने लग गए। और उन्होंने मतलब समझो हिसार, पहले यशोदा गर्ल्स हाई स्कूल में 10वीं की मैंने, तो 10वीं क्लास में मैं फर्स्ट आई वहाँ। तब भी सबको बहुत अच्छा लगा कि बड़े अच्छे मार्क्स हैं। और फिर वहीं हिसार में FC कॉलेज फॉर वुमेन में मैंने एडमिशन ले लिया। हमारी हेड मिस्ट्रेस तो बल्कि ये कहती थी कि गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में दाखिल करवा दो। मेरे भाई को कहा उन्होंने कि गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में इसलिए दाखिल करवा दो कि डॉक्टर बन जाएगी। तो मेरे भाई कहने लगे कि ना ना, ऐसे मेरे पेरेंट्स बिल्कुल सहन नहीं करेंगे को एजुकेशन में पढ़ना लड़की का। तो बोले मैं तो इसको इसमें लड़कियों के कॉलेज में ही पढ़ाऊँगा। तो मेरे बड़े भाई मुझे दाखिल करवा के आए FC कॉलेज हिसार में 10वीं करने के पश्चात। ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, आपको चाहे शेखी लगेगी कि पहली क्लास से MA तक मैं अपनी हर क्लास में हमेशा हमेशा फर्स्ट आती रही। तो मैम आप और टीचर्स की भी काफ़ी मैं समझो फेवरेट थी। आज भी FC कॉलेज की उस समय की जो प्रिंसिपल हैं उनके फ़ोन मेरे पास आते रहते हैं और मैं भी उनको रिगार्ड्स करती रहती हूँ फ़ोन पे। तो आपने फिर MA इंग्लिश की पंजाब से, पंजाब यूनिवर्सिटी से? MA इंग्लिश पंजाब यूनिवर्सिटी होती थी उन दिनों, रोहतक ये यूनिवर्सिटी MDU वगैरह नहीं थी। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ये लोकल सी यूनिवर्सिटी थी। कहीं मेरी मदर ने ऐसा सुन लिया कि रोहतक कुरुक्षेत्र में एरिया में ना बड़े मच्छर से रहते हैं, बोले मेरी बेटी ने उड़े वो बोले मच्छर खा जाएंगे कि ना भाई। मेरे बड़े भाई को कहा कि नहीं, वहाँ नहीं, कुरुक्षेत्र नहीं दाखिल करवाना। बोले दूसरा फिर रोहतक में है MA। बोले हाँ रोहतक ठीक है, रोहतक यहाँ से बसों में आने जाने में भी सुविधा रहेगी, क्योंकि गांव दनौदा से नरवाना और नरवाना से फिर बस रोहतक इस तरह से उन दिनों जाया करती थी। तो मैंने ये पंजाब यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर था, रोहतक यूनिवर्सिटी बाद में बनी, तो मैंने वहाँ से MA की। और फिर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि MA इंग्लिश लिटरेचर में मैंने किया था 1969 में, और तब भी मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आई थी। गांव में थी जब मैं दनौदा में रिज़ल्ट आया, और मेरे टीचर्स ने जो MA में हमें पढ़ाते थे उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर स्टैंडिंग फर्स्ट इन द रीजनल सेंटर। और वो मेरे घर पहुंचने से पहले गांव के 10-15 लोग उसको पढ़ चुके थे। और मेरे पिताजी को समझो एक तरह से वो बधाई भी दे रहे थे कि भाई बेबे नहीं तो अच्छा काम कराया, अच्छी पढ़ाई अच्छी करी है। मतलब आपको ये चीज़ शेखी सी लगेगी, लेकिन आई एम फीलिंग नॉस्टैल्जिक, यानी पुराने समय की याद आती है तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे पेरेंट्स और गांव के भी बहुत से लोग उस समय जो आसपास पड़ोस में जानकार भाई बंधु सभी गौरवान्वित महसूस करते थे मेरी सफलता पर, और हौसला बुलंदी भी करते थे कि गांव की बेटी ने इतना बढ़िया काम किया। काफ़ी फख्र करते थे मेरी उपलब्धि पर, और नज़र भी रखते थे कि मैं पढ़ूँ हूँ तो वैसे ही टाइम काटूँ ऐसे। हाँ, और उस टाइम ये अच्छी बात है। उस टाइम पे तो वो दौर था ना मैम कि मतलब अपने आस पड़ोस का ताऊ सारे की बेटी होया करती। हाँ, वो बोल दिया करते भाई छोरी गलत चल रही है, छोरी ठीक काम कर रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कहूँगी कि मेरे पिताजी के अलावा मेरे ताऊ जी जैसे जेलदार थे, श्री लालचंद जी गांव में जेलदार थे, तो जो वो भी यदा कदा नरवाना के एक रिटायर्ड SDM ने मुझे बाद में बताया, चौधरी रणधीर सिंह जी ने, जो पानीपत एरिया के रहने वाले थे, कि आपके ताऊ जी श्री लालचंद जेलदार जी मुझे बहुत मिला करते थे, और वो आपके बारे में बताते थे कि मेरी भतीजी भी पढ़ने लाग रही है, अच्छी पढ़े है, अच्छे नंबर ले गए है। तो मैं ये कहूँगी कि जब परिवार में इस तरह की अच्छे आपस में रसूख थे,
और न केवल मेरे पेरेंट्स, न केवल मेरे पिताजी, बल्कि मेरे पिताजी की हौसला बुलंदी करने के लिए भी गांव में, जैसे मेरे ताऊ जी के बेटे, वो बनवारी उनका नाम था, वो भी बहुत हौसला बुलंदी, जब भी छुट्टी आते थे, फौज में थे वो, जब भी छुट्टी आते थे तो मुझे याद है कि दूसरी क्लास में मुझे कहने लगे, अच्छा अंग्रेज़ी महीनों के जनवरी से लेके और दिसंबर तक इनके नाम सुनाओ और किस में कितने दिन होते हैं वो बताओ। हाँ, और जब मैंने बता दिए तो छुट्टी पे वापस जाने से पहले मेरे फादर को कह के गए, काका पढ़ाना ज़रूर है बेबे को। तो ये सब ऐसा नहीं कि मेरे पेरेंट्स या मेरे अपने सगे भाई बहन जिन्होंने बहुत ज़्यादा हौसला बुलंदी करी मेरी, बहुत ज़्यादा प्रशंसा भी की और बहुत ज़्यादा मेरा समझो एनकरेजमेंट कहूँ कि मैं, हौसला बुलंदी उन्होंने दी। उसके साथ साथ परिवार, जो बाकी कुनबे के लोग होते हैं, अन्य ताऊ काके वगैरह, उन्होंने भी और गांव के प्रतिष्ठित लोगों ने भी बहुत हौसला बुलंदी करी, ना केवल मेरी बल्कि मेरे पेरेंट्स की भी, और उनको कहते रहे कि हाँ भाई बेबे ठीक पढ़ रही है, इसको इसकी पढ़ाई जारी रखो, ऐसा मेरे पेरेंट्स को कहा। लेकिन मैम उस टाइम पे तो बहुत बड़ी बात होती होगी ना कि लड़की बाहर जाके पढ़ रही है, आज के टाइम पे तो आम बात है। हाँ, कुछ ऐसी जो है महिलाएं मेरी माँ को डरा भी दिया करती थी एक आध बार कि भाई लड़की पढ़ के मेरा नहीं किसने के लिख दे, मेरा नहीं किसने के लिख दे। उनका ये कहने का भावार्थ यही होता था कि भाई ध्यान रखना कहीं बिगड़ ना जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो है मेरे बड़े बहन भाई भी थोड़ा सा ये ध्यान रखते थे और पेरेंट्स भी पूछते रहते थे मेरी उपलब्धि कि भाई इतने अच्छे मार्क्स ले रही है, क्लास में फर्स्ट आ रही है, तो इसका ध्यान इधर उधर की बातों में है ही नहीं। और मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगी नई पीढ़ी को कि जो काम करने के, पढ़ने के जो 24 घंटे हैं, उसमें इधर उधर की चीज़ों से ध्यान हटा के विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी जीवन जैसी ही लाइफ लीड की जाए ना, तो वही ठीक रहता है, अच्छा रहता है, उसके रिज़ल्ट भी अच्छे निकलते हैं। तो मैं आज देखती हूँ कि जहाँ भी मेरे गांव में आज की तारीख में मेरा नाम लिया जाता है तो वो बड़े आदर, सत्कार और सद्भाव से लिया जाता है, और लड़कियों को बताया जाता है कि भाई ऐसा एग्जाम्पल फॉलो करो। ना केवल मेरे गांव में बल्कि हरियाणा के जिस भी एरिया में मैंने सर्विस की है, वहाँ लड़कियों को खास करके मैंने पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने की काफ़ी कोशिश की है। और हरियाणा में ही नहीं बल्कि इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक बार पाकिस्तान से भी मेरे पास इनविटेशन आया कि हमारे यहाँ खातून को आप अपना मुबारक संदेश दे के जाओ। तो मैंने उनको यही कहा था, भाई जब आपके देश में बेनज़ीर भुट्टो जैसी हस्तियां यानी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, आप मेरे से क्यों भाषण दिलवा रहे हो? बोले नहीं, वो तो वज़ीर आज़म की बेटी हुई ना, आप किसान की बेटी हैं, तो आम परिवार से निकल के। हाँ, तो वो यही कहा उन्होंने कि आपके कहने का अलग असर होगा, उनके कहने का इतना असर हमारी ख़ातून के ऊपर नहीं होता है पढ़ाई के लिए, ऐसा उन्होंने कहा। और लाहौर के इकबाल स्टेडियम में मेरा भाषण भी हुआ सन 2007 में। और मैम आपने मतलब बहुत सारे देशों की यात्रा भी की है? हाँ, 11-12 देश घूम चुकी हूँ। हाँ, तो उसके बाद फिर आपने बतौर प्रोफेसर भी आपने कॉलेज में, आप जींद गवर्नमेंट कॉलेज में लगे आप? जींद गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाया है मैंने, जाट कॉलेज रोहतक में भी पढ़ाया है, गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ में भी पढ़ाया है। तो सभी जगह मैं ये कहती हूँ कि अच्छा रहा मुझे। तो मैम देखो, आप प्रोफेसर लग गए थे, प्रोफेसर भी बहुत बड़ी पोस्ट होती है। हाँ, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ठीक होती लेकिन है। फिर दिमाग में कि मेरे को बड़ा अधिकारी बनना है, IAS बनना है। इसके लिए मैं अपने उस समय के जो कॉलेज के कोलीग्स हैं ना, उनको भी मैं क्रेडिट दूंगी कि ऐसे कहीं, जैसे मैं आपके सामने थोड़ा जो अपने वक्तव्य में शायद कहीं कहीं आपको लग रहा होगा कि मैं अपने विद्यार्थी जीवन की या उपलब्धियों की शेखी बखार रही हूँ। एक आध बार कहीं स्टाफ रूम में मैंने कह दिया होगा,
भाई मैं तो सारी क्लासा में फर्स्ट आ रही हूँ, मैं तो किसान की बेटी हूँ और सारी क्लासा में फर्स्ट आ रही हूँ, पहली से लेके अम्मे तक फर्स्ट आ रही हूँ। हाँ हाँ, ऐसे कहीं कह दिया होगा, मुझे याद नहीं, लेकिन वो कहते थे कि हाँ आपने कहा था ऐसा। बोले कि ये देखो पढ़ाई दूसरी चीज़ होती है, पूरे तो कागज़ रट के और ये रट के या फर्स्ट आगे हो गए या कैसे। अब देखो HCS की, हरियाणा सिविल सर्विस की वैकेंसी निकली है अखबार में, ये देखो इसमें पास होके दिखाओ तो आपने मानोगे। अच्छा। हाँ, स्टाफ रूम में यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज जींद में ही प्रोफेसर भाई कहने लगे मुझे। मैंने कहा भाई ठीक है, पास होना ना होना का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ एग्ज़ाम दे के देख लेते हैं, पता लगेगा कैसा है एग्जामिनेशन। तो मैं ये आपकी सूचना के लिए बताती हूँ कि उन प्रोफेसर भाइयों, जो कोलीग के कहने से मैंने वो हरियाणा सिविल सर्विस का फॉर्म भर दिया। 1972 की एग्जामिनेशन में पूरे हरियाणा में महिलाओं में तो केवल मैं ही पास हुई थी उस साल, इकलौती। हाँ, 1972 में हरियाणा सिविल सर्विस में। तो मतलब हरियाणा में एक ऐसी लड़की जो सिर्फ पूरे हरियाणा में, हाँ हाँ, एक लड़की, हाँ, केवल मैं ही पास हुई थी उस साल 1972 में, सॉरी HCS एग्जामिनेशन में। ये तो बहुत बड़ी बात थी मैम। और 1972 में भी पास होने के बाद मैं ज्वाइन करने वालों में, मेरे बैच में जो और भी जैसे कैंडिडेट्स थे, उनसे सबसे बाद में मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि मैं अपने कॉलेज में जो टीचिंग प्रोफेशन था ना, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। और मैं यूँ सोचती रही टीचिंग में रहूँ कि स्टेट सिविल सर्विस ज्वाइन करूँ, ऐसा मैं 2-3 दिन तक सोचती रही। और अपने बैच में सबसे बाद में मैंने ही ज्वाइन किया जब किसी भाई ने कहा कि पसंद ना आए तो बाद में छोड़ देना, आप इस्तीफ़ा मत दो लेक्चरशिप की पोस्ट से, कॉलेज से छुट्टी ले लो आप विदाउट पे, और अगर आपको HCS पसंद ना आए तो छोड़ के वापस ज्वाइन कर लेना। तो तदनुसार मैंने कॉलेज से छुट्टी ली, इस्तीफ़ा दे दिया, ये सोच के मैंने कौन सा HCS में रहना है, मेरा वहाँ जी नहीं लगेगा, मेरा पढ़ाना मेरा अच्छा एक शौक़ है, मुझे अच्छा लगता है कि हॉबी सी भी है और ऊपर से तनख्वाह भी अच्छी मिलती है, घना सा काम भी को नहीं 2-3 महीने की तो साल में वैसे ही छुट्टी हो जाती है। कदे बालक हड़ताल कर दें, कदे गर्मी की छुट्टियां, कदे सर्दी की छुट्टियां, कभी बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना। यानी मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ लगती थी पढ़ाने की ना। तो और मैं यही सोच रही थी कि मैंने कौन सा स्टेट सिविल सर्विस में रहना है, 2-4 महीने ऐसे ज्वाइन करके देख के छोड़ दूँगी और फिर वापस टीचिंग में आ जाऊँगी, ऐसा सोच के मैंने HCS ज्वाइन की थी 1972 में। तो मैम फिर उसके बाद फिर मन पलटा नहीं जाने के बाद? नहीं, फिर नहीं पलटा, फिर वही मन लगना शुरू हो गया, क्योंकि पहले अंडर ट्रेनिंग रहे, शुरुआत हुई, जैसे पहले पटवारी का काम सीखो, फिर कानूनगो का, फिर तहसीलदार का, फिर SDM का, फिर DC का, इस तरह से वो अंडर ट्रेनिंग पीरियड में इस तरह का काम। और फिर जो सॉरी सरकार के हर महकमे का थोड़ा थोड़ा जो है जिस्ट सा, वो अंडर ट्रेनिंग पीरियड में ये सीखा, तो उसमें सीखते सीखते उसमें इंटरेस्ट हो गया और अल्टीमेटली ऐसे फिर पोस्टिंग होती चली गई। फिर मैंने और किसी और ने भी ना मुझे कहा कि वापस आ जाओ टीचिंग में, और ना ही मेरा मन हुआ कि मैं वापस टीचिंग में जाऊँ। मैम आप कई सालों तक महेंद्रगढ़ भी रही? हाँ, 4 साल रही मैं, 1 साल ADC थी वहाँ पे और 3 साल डिप्टी कमिश्नर थी। उसके बाद कैथल, पानीपत? हाँ, कैथल और पानीपत में भी DC रही हूँ मैं। तो मैम उस टाइम पे मतलब बड़ी बात थी दनौदा गाँव के लिए तो, कि हमारी बेटी इतने बड़े पद पे लगी है। मुझे लगता है कि दनौदा गांव के लिए ये आश्चर्य की बात नहीं रही होगी, बाकी हरियाणा के लिए तो हो सकती है, क्योंकि दनौदा गांव के लोग तो वहाँ का तो जन मेरे करियर से वाकिफ़ है, पहले भी था, वाकिफ़ था, और उनको पता था मेरी उपलब्धि ये है कि मैं ये कर सकती हूँ। तो उनको तो कोई ख़ास आश्चर्य इस चीज़ का नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं ठीक पढ़ रही हूँ। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे माता पिता या परिवार के आसपास के लोग, बल्कि सारे गांव के लोग जो है वो मेरी उपलब्धि पे नज़र रखा करते थे।
उसके बाद मतलब ये आप मुझे अच्छा लगता है कि भाई सारा गांव फख्र महसूस कर रहा है मेरी उपलब्धि पे। और आज भी मुझे मतलब कहने में ये खुशी होती है कि मुझे प्रेरणा देने वाले केवल पेरेंट्स ही नहीं, आसपास के लोग भी नहीं, बल्कि गांव के सभी प्रतिष्ठित बुद्धिजनों ने जो है मेरी हौसला बुलंदी हमेशा करने की कोशिश की है, और मैम पूरे देखो दनौदा गांव ने। मतलब कितनी लड़कियां हैं जो आपको देख के पढ़ी है, आगे बढ़ी है, बड़ी बड़ी पोस्टों पे गई है। हाँ बिल्कुल, ना केवल मेरे अपने गांव में, जहाँ का बहुत ही श्रेष्ठ रिकॉर्ड है इस चीज़ के बारे में कि लड़कियां बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी उपलब्धि कर रही हैं। ये मुझे पता नहीं कि मेरे से प्रेरणा लेके या स्वयं से प्रेरित हैं या कोई और चीज़ उनको प्रेरित कर रही है, लेकिन वो प्रेरित ज़रूर हैं। और हरियाणा के ऐसे उन सभी ज़िलों में जहाँ मेरी पोस्टिंग रही है, वहाँ भी विशेष रूप से इस चीज़ का जिक्र ज़रूर हुआ करता था कि भाई ये एसडीएम, ये डीसी, पहले मैं एसडीएम भी रही कुछ जगहों पर, और फिर बहादुरगढ़ वगैरह में और रोहतक में भी कई ऐसी ऐसी पोस्ट पे मेरी जैसे वो नियुक्ति रही, जहाँ पहले जिसको आदमियों का ही समझो गढ़ मानी जाती थी वो पोस्ट वगैरह, तो वहाँ मैंने सफलतापूर्वक कार्य करके दिखाया, अच्छी उपलब्धि रही। तो सभी लोग कार्यों की तो प्रशंसा करते ही रहे, और कभी कहीं सरकार की तरफ से या लोगों की तरफ से कभी ऐसा सुनने का नहीं आया कि मैंने अपने कर्तव्य में कभी कोताही की हो। तो मैम जयवंती नैन से फिर जयवंती शोकंद कब हुए, शादी कब हुई यानी? हाँ, ऐसा है कि शादी मेरी 22 साल की उम्र में, जब मैं कॉलेज में प्रोफेसर थी, तब वो हो गई। तो आपको पता है कि शादी मैरिजेबल एज की सभी लड़कियों का, जैसे आम ग्रामीण समाज में क्या सब जगह यही होती है, चिंता सी रहती है कि भाई जैसे ही कोई ठीक सा ऐसा मैच मिलेगा तो शादी की वो कोशिश की जाएगी। तो विभिन्न रिश्तों पर विचार विमर्श करने के पश्चात मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई इस नतीजे पे पहुँचे कि भाई ये कॉलेज में पढ़ा रही है, तो कॉलेज में पढ़ाते हुए सेम प्रोफेशन में ही अगर कोई लड़का हो तो ठीक है। तो श्री राम कुमार शोकंद उस समय कॉलेज में पढ़ा रहे थे, और इनके डूमरखा गांव नज़दीक होने की वजह से आपस में पहले से ही परिवारों की जानकारी थी। हाँ, पहले गांव गवांड को वैसे भी जानते थे, दूर दूर तक पहचान होती थी बड़े बुजुर्गों की। हाँ, पहले से ही वो गांव में, जैसे इनके ताऊ जी चौधरी इंदर सिंह एमपी भी रहे, पेप्सू में मंत्री भी रहे, तो उन्होंने ही मेरे गांव में मेरे पिताजी को मैसेज भेजा था कि श्री बसंत सिंह जी के लड़के, मेरे ससुर जी का नाम है, उनके लड़के को आप अगर देख लो तो शादी के बारे में सोच सकते हो। ये संदेश इन्हीं की तरफ से मेरे पेरेंट्स को गया था, मेरे पेरेंट्स ने कांटेक्ट नहीं किया था। तो फिर डूमरखा गांव में शादी हुई। हाँ। तो मैम मतलब शादी के बाद ही आप आईएएस लगी? हाँ, आईएएस तो ऐसा है कि मैं तो हरियाणा सिविल सर्विस किया था ना, मैं तो प्रमोशन से डायरेक्ट, दो तरह के आईएएस होते हैं ना। एक तो हरियाणा सिविल सर्विस से किसी भी राज्य में 33% जो है स्टेट सिविल सर्विस से प्रमोट हुए ऑफिसर्स होते हैं, और 66% डायरेक्ट आईएएस जो यूपीएससी का एग्जामिनेशन दे के आते हैं ना, वो होते हैं। तो मैंने, क्योंकि हरियाणा सिविल सर्विस से मेरी प्रमोशन हुई थी आईएएस में, तो तभी मैं डीसी बनी थी, यानी प्रमोटेड ऑफिसर आप कह सकते हैं, स्टेट सिविल सर्विस से आईएएस में। तो मैम 47 में आप पैदा हुई थी, जिस टाइम पे हमारा देश आज़ाद हुआ। मेरे पेरेंट्स कहते हैं, ये तारीख मेरी लिख रखी है ना, जन्म तिथि, कौन सी असली है? अच्छा। ये तो वो स्कूल में जिस दिन वो फीस फास दे के आओ, मेरे ख्याल से टीचर वही लिख दिया करते। लेकिन मेरे जैसे पेरेंट्स बताते हैं कि भाई तू किस किस वक्त पैदा हुई थी, तो इमीडिएटली आफ्टर पार्टीशन ऑफ द कंट्री, मतलब जैसे है ना, देश विभाजन के बाद जब आषाढ़ी की फसल आती है ना, जैसे मेरे पेरेंट्स बताया करते कि
आषाढ़ी बड़ी अच्छी फसल आई हुई थी उस वक्त। देश आज़ाद होने के बाद गेहूं चने लहरा रहे थे बड़े। एंड यू वर बोर्न एट दैट टाइम। हरियाणवी में कहते हैं, इंग्लिश में नहीं। मतलब उस टाइम पे तो तारीख तो किसी को पता नहीं होती थी, ये बता दिया करते कि साडी में हुए थे, सामड़ी में हुए थे, कार्तिक में हुए थे कि माँ में हुए थे। नहीं, वो तारीख उसी हिसाब से। हाँ। जैसे वो याद घर के बड़े बुजुर्गों को याद है, वो मुझे बताते रहे बाद में कि वो, और बड़ी औरतें भी जैसे गांव में काकी ताई वो सब बता दिया करती थी कि ये विशाख में या जमी थी, विशाख में फलानी जमी थी, विशाख में वो जमा था। मैं मतलब वो यानी काकी ताइयों के गणना के हिसाब से मैं वैशाख के महीने में 1948 में पैदा हुई, जैसे वो बताते हैं। हाँ। अच्छा मैम, एक बात बताइए, जैसे आपने तो वो दौर भी देखा है, आपने दौर क्या देखा, आपने तो वो शुरू ही किया कि लड़की स्कूल में जाना शुरू हुई, और एक आज का दौर है। हाँ। तो उस समय का महिलाओं की जो स्थिति है और आज की, तो कितना फर्क है, कितना अंतर है? बहुत ज़्यादा फर्क है, बहुत ही फर्क है। और ये समाज की धारणाएं, अभी मैंने आपको बताया ना, एक मैगजीन दी है ना, उसमें एक लेख पढ़ना मैंने लिखा है। और वो लेख लिखने से पहले मैंने 2-4 किताबों का अध्ययन भी किया था कि भाई जो कुछ लिखूं वो ऑथेंटिक होना चाहिए, ऐसे नहीं कि गप वगैरह लिखूं। तो उसमें समय के साथ जो है मानसिकता और विचारधारा ये तो बदलती रहती है। अब जैसे मैं कहती हूँ, मैं कई बार कहती हूँ कि मेरी माँ, मेरी सास, देखो वो दोनों ही पर्दा प्रथा की बड़ी समर्थक थी। और उन्होंने तो कभी ऐसे मतलब चलकर देखा ही नहीं था बिना पर्दे के। लेकिन मेरे लिए उनकी विचारधारा दोनों की ही बिल्कुल बदल चुकी थी, बिल्कुल बदल चुकी थी। उन्हें पता था भाई वक्त के बदलने के साथ साथ अब ऐसे जिस पोस्ट पे ये हैं, जहाँ काम कर रही हैं, वहाँ ये पर्दा या इस तरह की जिस तरह के समाज में और जिस तरह के वातावरण में वो रही और उनका पर्दे से अच्छा काम चल रहा था, तो मेरे लिए वो संभव नहीं था। बिल्कुल। तो मुझे पर्दा करने की कभी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई, और ना ही किसी ने कहा कि पर्दा किया करो। नहीं मैम, जैसे शादी के बाद आप गांव में तो जाते रहे हो, डूमर खां में। हाँ। तो वहाँ भी कभी ऐसी नौबत नहीं आई जैसे घूंघट की? नहीं, किसी ने नहीं कहा मुझे किसी ने नहीं कहा। लेकिन क्योंकि वहाँ काफ़ी कम इसलिए जाना हुआ ना, काफ़ी कम वहाँ जाना परिवार की भी मजबूरी थी कि वो छुट्टी लेके अगर गांव में जाओ रहो तो तनख्वाह कटे। तो वो घर वाले तो वो तनख्वाह कटने के भी तो वो हिमायती नहीं थे ना। तो इसलिए गांव में उस समय जाना काफ़ी कम होता था। और कुछ समय के पश्चात तो मेरे सास ससुर फिर यहीं जींद में, इसी मकान में जहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ हम ले आए थे उनको, क्योंकि गांव में वो खेती का काम वगैरह, और जब सब बड़े हो गए थे, बुज़ुर्ग हो गए थे मेरे ससुर जी, तो उन्होंने खेती का काम करना छोड़ दिया था। पहले हल चलाते थे वो, श्री बसंत सिंह जी उनका नाम, डूमरखा से। तो मेरी सास भी यहीं इसी मकान में यहाँ आ गए थे। लेकिन मैम एक महिला गांव में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और फिर इसलिए गांव में जाने की ज़रूरत नहीं है तो पर्दे की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ। जैसे मैम एक महिला होने के नाते, जैसे आपने तो देखा भी, अपनी जो दादी ताई होया करती, वे चौपाड़ के आगे कभी निकला करती, जब भी घूंघट करके लेकर आया करती। हाँ, निकला करती, क्योंकि वहाँ पे हमारी माँ, हमारी सास ऐसे ही थी, आदमी बैठे होया करते। हाँ। और एक उस समय शिक्षा का भी अभाव था। हाँ। लेकिन आप अपने नजरिए से देखो तो कितना सही है ये चीजें और कितनी गलत है पर्दा? हाँ, मैं कहती हूँ उनके लिए वो बिल्कुल ठीक था, और मेरे लिए जैसे मैं हूँ वो ठीक है। मतलब समय के अनुसार धारणाएं बदलती हैं, विचारधाराएं बदलती हैं, समाज बदलता है। अगर वो समाज को समझो कि इग्नोर करके या समाज की मान्यताओं का पालन न करने वाले व्यक्तित्व की भी मैं ज़्यादा प्रशंसा नहीं करती हूँ। देखो, समाज कोई हमें उल्टी सीख तो कभी देता नहीं। बिल्कुल। जो समाज उपयोगी है वो मनुष्य के लिए भी उपयोगी है। तो इसलिए मैं सामाजिक धारणाओं का परिपालन करना मैं बहुत अच्छी चीज़ समझती हूँ। मेरी माँ और सास दोनों उन सामाजिक परंपराओं का पालन करती थी, गाँव में पर्दा करती थी, लेकिन मेरे लिए उनकी दोनों की ही विचारधारा बिल्कुल बदल चुकी। मतलब समय के साथ साथ वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। हाँ। क्योंकि एक समय ऐसा भी था कि जब सती प्रथा थी, लेकिन समय के साथ साथ। हाँ, बिल्कुल।
पहले टाइम पे भी ऐसा होया करता कि जो हमारी दादी होया करती कई बार पूरे परिवार नवाए संभाला करती, हाँ वो पूरे फैसले लिया करती, हाँ, हाँ। और उसी के हिसाब से फिर पूरा परिवार काम करता था। हाँ, तो हाँ। पहले भी ऐसी महिलाएं होया करती हाँ जो हाँ सख्त बिल्कुल, फैसले हमारे लिया करती। हाँ 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 बिल्कुल, हमारे परिवार में भी इसी तरह से और वो महिलाएं, मुझे याद है मेरी मेरी अपनी मदर भी बहुत से ऐसे पारिवारिक जो है मामलों में मेरी जो है ताई की सलाह ले लिया करती थी, और वो बहुत उम्दा किस्म की सलाह थी, और वो कहा करती थी कि इस मामले में देखो तुम्हारी ताई ने ये कहा है, कितनी अच्छी बात कही है वगैरह। तो मैम जैसे आज का दौर है, आज कहते हैं कि लड़के लड़की एक समान है, तो आपको क्या लगता है, मतलब समानता आ चुकी है, अभी भी कुछ कमी है? देखो ऐसा है कि समानता घरों ने, परिवारों ने तो दे दी है, दे दी। परिवारों ने भी दे दी है। अब ये शहर में देखिए, गांव में देखिए, हर बच्चे बच्ची को पढ़ने के लिए पूरा चांस दिया जाता है, जो कि हमारे टाइम में तो था नहीं ना। अब मैं कह रही हूँ कि मेरे गांव के स्कूल में 1952, 53, 54 कब तक मैं छठी क्लास जब तक पास करी, मैं गांव में 5वीं क्लास मैंने पास करी, तब तक गांव में अकेली लड़की थी मैं। तो विचारधाराएं बदल रही हैं लोगों की, उस समय उनकी विचारधारा थी ऐसे ठीक थी। मैं कहती हूँ कि हर काम जो हो रहा है वो समय के अनुसार, समय जैसे बदलता है उसी तरह से धारणाएं भी बदलती है, चल रहा है। ठीक पता है कि जो पुराना दौर था उस टाइम पे लड़कियों को बाहर नहीं भेजते थे, लेकिन फिर भी लड़कियों को अपनी बेटी समझा जाता था, कोई काका आता वो बाहर का होता। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं कहूँगी कि मैं जैसे छुट्टियों में तब मेरी शादी नहीं हुई थी, गांव में आती थी रोहतक से बैठ के बस में, रोहतक से बस नरवाना आती थी, नरवाना से चेंज होके फिर दनोदा जाने के लिए दूसरी बस में बैठना पड़ता था। तो वहाँ गांव के व्यक्ति जो भी मुझे मिल जाते, ना केवल गांव के बल्कि आसपास के गांव के लोग भी, जिनको पता था कि मैं पढ़ रही हूँ, कई बार अपनी सीट जो ड्राइवर के बिल्कुल ऐसे अपोजिट होती है ना, एक सीट होती है अकेली, मुझे मतलब याद आ रहा है कि 90% मौक़ों पर तो बस में बैठी हुई सवारियों ने मुझे हमेशा वो पहली सीट दी कि आड़े आ जाओ बहन जी, पूरा आ जाओ बहन जी। मतलब सम्मान करते थे महिलाओं का। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ना केवल अपने गांव के लोग तो करते ही थे, बल्कि आसपास के गांव के लोगों को भी, जिनको पता था कि भाई मैं ऐसे ऐसे पढ़ रही हूँ, वो भी सीट मेरे लिए खाली कर दिया करते थे। और कई बार जो ये बस का स्टाफ है ना, ड्राइवर कंडक्टर, वो भी उस सीट को खाली मेरे लिए करवा दिया करते थे, क्योंकि कुछ एक को तो पता था। और नरवाना बस अड्डे पे जैसे मैं आती थी तो वो बता भी देते थे रोडवेज़ के स्टाफ वाले कि ये बस जाएगी रोहतक की तरफ। उन्हें पता था कि मैंने या रोहतक जाना है या दनोदा जाना है, ऐसे नरवाना से, तो वो बता दिया करते थे और काफ़ी सम्मान करते थे। देखो महिलाओं का सम्मान आज भी करते हैं, लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो मैम मतलब कितने सारे आप सुनते हो लड़कियों के साथ कितनी छेड़खानी या फिर रेप जैसे केस, कितनी सारी खबरें ऐसी हमें सुनने को मिलती है। देखो ऐसा है कि इसमें मैं ये कहूँगी कि ये तो बहुत ही दुखदाई इस तरह की खबरें हैं और इंसिडेंट्स हैं। बहुत ही ये दुख की बात है, इस तरह की जो है समाज में इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके लिए सारा समाज ही दोषी है, एक अकेली लड़के भी नहीं, लड़कों को घर में इस तरह से निरंकुश तरह का अगर वातावरण मिलेगा उनको, और उनको समझाने के लिए घर में कोई बड़े बुजुर्ग और उनका सम्मान ही नहीं है, तो समाज फिर बुरे रास्ते पे चलेगा ही। समाज को अच्छे रास्ते पे लाने का फ़र्ज तो हर किस्म के लोगों पे है, ना केवल घर के लोगों पे बल्कि समाज के सभी बुद्धिजीवियों पे, और जो उत्तरदायित्व है जिनका सभी के ऊपर है कि समाज सही रास्ते पे चलना चाहिए। और दूसरा, लड़कियों को भी ऐसा है कि ज़्यादा सावधानी की उसको ज़रूरत होती है जिसको ज़्यादा नुकसान होने की संभावना होती है। तो लड़कियों को भी खुद के बारे में सावधान रहने की ज़रूरत है, उन्हें भी मतलब अपना कदम फूंक कर चलने की ज़रूरत है।
मैम देखो, आप तो उस दौर से निकल के आए हैं जिस टाइम पे लड़कियां स्कूल में ही नहीं जाती थी, और आज के दौर में तो लड़कियों को मतलब पूरी छूट दी जाती है पढ़ने की भी। माँ बाप जहाँ कहते हैं पढ़ने भेज देते हैं, पैसे लगाने की बात होती है पैसे लगा देते हैं। हालांकि बहुत सारी लड़कियां हैं जो देश का भी नाम रोशन कर रही हैं, अपने गाँव का भी नाम रोशन करती है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप लड़कियों को अपनी तरफ से कुछ संदेश जरूर दो। मैं यही संदेश दूंगी कि ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि वो लड़कियाँ कितनी भाग्यशाली हैं कि वो ऐसे दौर में पैदा हुई हैं आजकल, इस समय के दौर में, जहाँ पे ना परिवार, ना माता पिता, ना समाज और ना ही सरकार लड़के लड़की में कोई भेद समझ रही है। मैं जिस दौर से निकली हूँ पढ़ाई के लिए, आपको बताया है मैंने कि मैं जो अपने, मेरा गांव बहुत बड़ा गांव है, और जब मेरे इतने बड़े गांव में मैं लड़कों के स्कूल में अकेली उस गांव से बिलोंग करने वाली लड़की अगर पढ़ रही हूँ, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या दौर था वो शिक्षा का, और किस तरह से लड़कियों की तालीम चल रही थी उस वक्त। तो मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बताऊं कि गांव पेप्सू में था। पेप्सू की फुल फॉर्म है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। पेप्सू में अपना गांव था दनोदा। तो वहाँ वृषभान जो पेप्सू के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर थे, उनका गांव में दौरा हुआ था, और गांव के लोगों ने उनसे प्रार्थना की थी कि इस मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बना दिया जाए, और तदनुसार वो अनाउंस भी करके गए थे। उस समय पेप्सू एरिया और मैं गांव के स्कूल में पढ़ती थी। तो तब एक दो और लड़कियां भी स्कूल में पढ़ने लग गई थी। मैं तीसरी क्लास में हो गई, तो एक पहली में एक दूसरी में ऐसे। तो स्कूल के टीचर ने कहा कि भाई लड़कियों को नीले आसमानी रंग का शर्ट पहनना है, सफ़ेद सलवार पहननी है, और सफ़ेद वो फ्लीट पहनते हैं कपड़े के जूते बने हुए। लड़कों को खाकी निकर और खाकी वो शर्ट पहननी है, ऐसा, क्योंकि पेप्सू के चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं। मुझे याद है उस वक्त जब वृषभान जी स्कूल में आए थे, और उन्होंने स्कूल को अपग्रेड किया था, 10वीं तक का बनाया था उस साल में। तो वहाँ मैंने घर आके पिताजी को बताया, तो गांव में वो सफ़ेद किस्म के फ्लीट पहनने के वो मिलते ही नहीं थे। और तब मेरे पिताजी ने एक लकड़ी का, बाड़ी होते हैं ना लकड़ी, क्या बोलते हैं उसको, कपास का, कपासी बनछटी, हाँ बनछटी का एक वो लिया डंडा सा, और लीगड़ा तोड़ा, मेरे पैर का नाप लिया उन्होंने। अच्छा। और वो लीगड़ा जेब में डाल के दुकान पे नरवाना चले गए। बोले भाई इस साइज के सफ़ेद रंग के बूट दे दो। वो लीगड़ा दुकानदार को दे दिया वो साइज का, और वो जो है बूट दे दो। बोले ताऊ जिसके बूट लेने हैं उसने गले क्यों नहीं ले आया, तो ये लीकड़ा ले आया। बोले ना भाई ये मैं पैर से नाप के ले आया हूँ। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस लीकड़े के नाप के जो सफ़ेद रंग के जूते मेरे लिए मेरे पिताजी नरवाना से खरीद के लेके गए, वो बिल्कुल फिट आए। जैसे मैं खुद भी चली जाती तो उसी साइज़ के सिलेक्ट करके लेके आती। बिल्कुल। और उन जूतों को इतनी कदर से मैंने रखा कि और कुछ नीचे रखा जाए, लेकिन उन जूतों को अपने वो जो खाट है उसके वो जो है पायों की तरफ उनके फीते लटका के हो, कहीं कोई पैर पूर ना लग जाए, खराब ना हो जाए। हाँ, इतने वो मेहनत से उन जूतों को, जब मैं यानी समझो कि मैं आपको बता रही हूँ कि जब पेप्सू के चीफ मिनिस्टर वृषभान जी आए थे, उस ओकेशन की तैयारी कर रहे थे स्कूल वाले, तो उसी निरंतरता में मेरे भी सफ़ेद रंग के जूते खरीदे गए थे नरवाना से मेरे पिताजी द्वारा। मतलब वो भी कितना अच्छा दौर था ना। हाँ बहुत था। तो मैं वो सफ़ेद जूते और ऐसे फीते बांध के अपने आप को सातवें आसमान पे सोच रही थी कि जैसे पता नहीं कैसे माउंट एवरेस्ट की तैयारी कर रही हूँ चढ़ने की जैसे। मतलब बड़ी बात थी वो, बहुत बड़ी मेरे लिए। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे चीज़ों का भाव होता था, पैसे भी कम होते थे, और बच्चों को जो चीज़ें मिलती थी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। हाँ, आप कह सकते हैं ऐसा कि कहाँ इतनी ड्रेस कहाँ होती थी, मतलब स्कूल में जाने के लिए, या इतने किस्म के जूते चप्पल, ना 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 ऐसा था ही नहीं।
थोड़े थोड़े वो चीज़ होती थी, और ना ही हमने कभी ऐसी ज़रूरत समझी कि जूतों के या ऐसे कई जोड़ों की ज़रूरत है, एक से ही ठीक काम चल रहा था। लेकिन मैम देखो वो दौर ऐसा था कि मतलब चीज़ें बड़ी मुश्किल से मिलती थी, कि अब तक कितने सालों में जूते मिल जाते थे, या चप्पलें भी कई बार तो उगाने फिरे जाया करते, चप्पलें भी बड़ी मुश्किल से आया करती। ना ऐसा तो खैर नहीं था वो भाड़े तो, ऐसा कुछ घरों में क्योंकि होता था, नहीं लेकिन उस दौर में फिर भी सुकून था। हाँ अच्छा था, अच्छा था। हमें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि किसी चीज़ की कमी है, खाने पीने की या ओढ़ने पहनने कपड़े पहनने की ऐसी कोई कमी है, ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ। तो बल्कि कई लड़कियां, जो जब मैं रोहतक में पढ़ रही थी तो कई लड़कियां कहती कि अच्छा आप गांव चले जाओ ना, गांव चले। मैंने कहा भाई पिछले हफ्ते तो आई हूँ, अब जो है मैं ये ऐसे भाड़ा लगाऊं हर हफ्ते जाने के लिए। बोले ना 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 चले जाओ, आप गांव में जाओगे ना, वहाँ से शकरकंदी गाजर मूली ये, क्योंकि खेत में मेरे पिताजी ये चीज़ें भी बो दिया करते थे, यहाँ तक कि मूंगफली भी, शकरकंदी गाजर मूली के अलावा मूंगफली वगैरह ये चीज़ें बो दिया करते थे। और वो मैं जब रोहतक हॉस्टल में रह रही थी, पढ़ रही थी, तो वो एक थैला सा भर के अपनी सहेलियों के लिए भी, और वो भी हमारे लिए कसार कसूर अपने घर से, रोहतक की थी लड़कियाँ मेरी रूममेट, वो भी अपने घर से हर हफ्ते चली जाती थी वो। तो हम उसको कह देते तने बड़े दिन हो गए गाँव में जाए, चली जाना है। तो हमें पता था या चली जाओगी तो वापस कसार सा लेके आओगी, खाया करांगे आराम से। तो ऐसा हम तो मैम करते थे मिलजुल कर। ऐसा कोई वाक्य याद आता है कि आपने मतलब अपने सिविल सर्विस में, कि हाँ वो वाक्य आपको बार बार याद आता है, कोई आपके साथ ऐसा हुआ हो, कुछ भी कुछ अच्छा? हाँ काफ़ी अच्छे और ऐसे बड़े चैलेंजिंग हर किस्म के तजर्बे वो तो होते ही रहते हैं। वो तो एक बहुत ही लंबा सा विषय है, इस पे तो अब इतनी थोड़ी देर में बात नहीं हो सकती, क्योंकि कई जगह जैसे और कई महकमों में जैसे पोस्टिंग रही, तो हर एक के अपने गुण थे, चैलेंजेस थे, हर किस्म के थे। लेकिन ठीक काम चल गया, कोलीग्स वगैरह सब, वो एम्प्लॉयज़ साथ में काम करने वाले सभी ठीक रहे। मुझे नौकरी का कोई कहीं किसी भी पोस्ट पे ऐसा कटु अनुभव नहीं है, बल्कि मैं ये कह सकती हूँ कि हरियाणा में पैदा हुई, मैं हरियाणा की फर्स्ट महिला डिप्टी कमिश्नर होने का समझो वो मुझे गर्व है इस चीज़ का। हालांकि मेरे में कुछ योग्यता नहीं है, तो सरकार ने ही नियुक्ति की थी, लेकिन वो सफलतापूर्वक समय निकला। तो मैं अपने आप को इस बारे में सौभाग्यशाली यूँ समझती हूँ कि सबसे पहले तो पेरेंट्स ने इनकरेज किया, गांव वालों ने भी इनकरेज किया, हौसला बुलंदी दी, और मैं कहती हूँ कि सभी के आशीर्वाद से मैंने भी पूरी मेहनत से पढ़ने की कोशिश की और अपना एक ध्येय बनाया कि ऐसा कुछ करना है, कोई उपलब्धि करनी है। तो उसमें मैं अच्छा महसूस करती हूँ व्हेन आई लुक बैक। बिल्कुल मैम, हरियाणा की पहली डिप्टी कमिश्नर भी आप, और स्कूल में जाने वाले भी आप। गांव से स्कूल में जाने वाली है, हाँ पहले आप। हाँ, उसके लिए मैं, जैसे मैं कह रही हूँ ना, उसके लिए मैं मेरे पेरेंट्स के साथ साथ मैं अपने सारे गांव को उस चीज़ का क्रेडिट देती हूँ कि गांव के किसी भी व्यक्ति ने मुझे कभी निरुत्साहित करने की कोई कोशिश नहीं की, और मेरे बारे में कभी कोई ऐसा खराब कमेंट नहीं किया, बल्कि मेरे सुनने में आज भी और पहले भी अच्छे ही शब्द मेरे गांव के जो प्रतिष्ठित लोगों से सुनने को मिलते थे। मेरे लिए मुझे अच्छे शब्द ही सुनने को मिलते थे, और वही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। बिल्कुल। तो भाई पूरे गांव दनोदा का तो गर्व है ही है, लेकिन ऐसी बेटियों पर पूरे हरियाणा को गर्व है, क्योंकि भाई देखो एक उस दौर से निकल के और हरियाणा की पहली डिप्टी कमिश्नर बनना तो बड़ी बात है। तो भाई हमने बहुत सारी बातें करी हैं, वैसे तो मैम के साथ चाहे हम 3-4 घंटे और बातें करे जाएं फिर भी ख़त्म ना हो, लेकिन फिर कभी दोबारा मिलेंगे, फिर और बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन जितना बताया जयवंती जी ने, तो आप भी ज़रूर बताइए कि भाई कितनी लड़कियों के लिए मिसाल बनी होगी, क्योंकि उस दौर से निकल के जिस दौर में लड़कियां स्कूल में नहीं जाया करती, एक समाज का वो ताना बाना था कि लड़कियां ना स्कूल में नहीं भेजा करती, लेकिन उस चीज़ से हट के स्कूल में गई और सभी क्लासों में अव्वल भी रही, फर्स्ट रही है, और वहाँ तक फिर सिविल सर्विस भी की, तो बहुत बड़ी बात है। तो मैम अब कितने साल के हो गए हो अभी?
अभी मैं बताया आपको कि मैं ऐसे जो रिकॉर्ड में तो घर वालों ने थोड़ा लिखवाई थी डेट ऑफ बर्थ जो 78 के आसपास हो गए। स्कूल के, हाँ 78, वो स्कूल के मास्टरों ने जो लिख दी वही चलती रही। फिर वो जो लिखी हुई है असली थोड़ा है, स्कूल के टीचर्स ने लिख रखी है और वही चलती तो रही। अभी गांव धनौदा में जाना होता है कभी? काफ़ी, हाँ बिल्कुल। गांव के लोग, आप जो गांव के सभी लोग, सभी, ये मैं कहूँगी कि बहुत आदर की दृष्टि से, और सभी जातियों के लोग बहुत आदर की दृष्टि से, बहुत सम्मान की दृष्टि से मुझे देखते हैं। और बहुत से जो अच्छे फंक्शंस होते हैं, विवाह, शादी या अच्छे इस तरह के उत्सव वगैरह होते हैं, सभी मुझे आमंत्रित करते हैं। पूरे गांव के लोग, ना केवल मेरे परिवार के, वो तो हैं ही, वो तो करते ही हैं, लेकिन पूरे गांव के लोग आमंत्रित करते हैं मुझे। और ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा पुरस्कार है कि गांव के लोग इतना सम्मान देते हैं। और उन्होंने शुरू से, जैसे मैंने बताया है, उन्होंने और उनके पूर्वजों ने मेरी पढ़ाई में मुझे प्रोत्साहित करने की पूरी कोशिश की है, और मुझे कभी भी उन्होंने मेरा हौसला डाउन करने की कोशिश नहीं की। मैं शुक्रगुजार हूँ सारे गांव के प्रतिष्ठित लोगों की। तो भाई जरूर बताइए आप भी कमेंट करके कि जयवंती शोकन मैम के लिए आपका क्या कहना है, और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बच्चों को भी जरूर दिखाए कि ये जब हम उस दौर से निकल कर एक लड़की इतने बड़े पद पे जा सके हैं, तो भाई आज के दौर में तो लड़कियां ने सारी चीज़ मिलन लग रही है, माँ बाप भी साथ देने लग रही है, आजकल तो सुविधा की भी कमी नहीं है। तो भाई आप भी जरूर आगे बढ़े और कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करें जिससे आपके गांव का भी नाम रोशन हो और अपने हरियाणा का भी नाम रोशन हो। जय हरियाणा, जय हरियाणा।